नमस्कारम शिष्यों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का लेक्चर 6 और टॉपिक है आज का राजस्थान का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से चीज़ों को जो है कैटेगराइज किया है और अच्छे से एक साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश की है ताकि एग्ज़ाम में आपके माइंड में क्लिक हो जाए जब आप सवाल देखो। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपवाह तंत्र में इस अपवाह का क्या मतलब है। तो इसका सीधा सा मतलब है जल का निश्चित मार्ग में बहना। जब जल अपना एक निश्चित मार्ग में बहता है तो उसको कहते हैं अपवाह। और अपवाह तंत्र क्या होगा? जब ऐसे जल मार्गों का एक जाल बिछ जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है तो एक निश्चित मार्ग में बह रही है तो ये अपवाह हो गया। अब ऐसी ऐसी यदि और नदियाँ होती है जो इसके अंदर मिलती है और बहती है तो इनको जब हम कंबाइंड रूप में बोलते हैं तो बोलते हैं अपवाह तंत्र। तो जाहिर है अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो नदियाँ पढ़ेंगे और झीलें पढ़ेंगे। ये दो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, रिवर्स एंड लेक्स। ये दोनों चीज़ें इस अपवाह तंत्र के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अब देखिए राजस्थान के अपवाह तंत्र को एक बार कैटेगराइज कर दें यदि एक ही पन्ने पर तो कैसे करें? तो देखिए राजस्थान का अपवाह तंत्र, फिर इसको दो भागों में बांट दिया, राजस्थान की नदियाँ, राजस्थान की झीलें। इसके बाद राजस्थान की जो नदियाँ हैं इसको तीन भागों में बांट दिया। पहले जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, दूसरी वो जो अरब सागर की तरफ जाती है, और तीसरी जो आंतरिक जल प्रवाह यानी कि कहीं नहीं जाती है, अपने अंदर जो चल रही होती है उसके पहले लुप्त हो जाती है, या तो जहाँ वो चल रही है ज़मीन में ही लुप्त हो जाएगी किसी कारणवश, लेकिन बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं बीच में ही लुप्त हो जाएगी। तो ये नदियों में को बोलते हैं हम आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। ठीक है। और राजस्थान की जो झीलें हैं इनको दो भागों में बांटते हैं, एक तो है खारे पानी की झीलें और एक है मीठे पानी की झीलें। इस हिसाब से मैंने नीचे एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। हमको ये सारा नहीं देखना है, मैंने बस एक बार ऐसे ही लिख दिया है। हम जो इम्पोर्टेंट नदियाँ और झीलें हैं वो देखेंगे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने का 99% चांस हो ही हो। तो वो चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में आपकी इच्छा हो तो एक्स्ट्रा पढ़ लेना। अब एक बार देखिए जो मैंने ये राजस्थान की नदियों को कैटेगराइज किया है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इसका क्या मतलब है? तो मान लीजिए देखिए ये भारत का नक्शा है, ऐसे एक बार कैसे रफ नक्शा बनाया है। तो इस तरफ है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है अरब सागर। तो जो नदियाँ इसमें जाती है या इसकी तरफ जाती है उसको हमने ऐसे बांट दिया है, अरब सागर में जाने वाली, और जो नदियाँ इस तरफ जाती है ऐसे, जिनका मतलब प्रवाह इस तरफ हो, बंगाल की खाड़ी की तरफ हो, उसको हमने ऐसे बोल दिया कि बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली। और अब एक बार बात करते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो देखिए इसको जैसा कि मैंने बताया कि तीन भागों में बांट दिया हमने, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली, अरब सागर की तरफ जाने वाली, और जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली है उसको हमने ऐसे बांट दिया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है जो हमें देखनी है वो है चंबल नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। इसको देखिए चरमवती और कामधेनु भी कहा जाता है। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। अब इसका उद्गम क्षेत्र हम याद करेंगे, इसका बहुत ही ज़रूरी है, उद्गम क्षेत्र पूछ सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपको जाना हो कि नहीं, मुझे भाई देखना है कि चंबल नदी कहाँ से शुरू हो रही है, तो आपको सबसे पहले जाना होगा एमपी। आप एमपी में जाइए, फिर वहाँ जाके पूछिए कि अरे भाई इंदौर ज़िला कहाँ है, तो बोलिए ठीक है भाई इंदौर ज़िला जाइए। तो जब इंदौर में जाओगे आप तो वहाँ जाके बोलना अरे ये महू कहाँ है, तो महू जाइए। महू जाने के बाद वहाँ पूछना अरे विंध्याचल पर्वत कहाँ है, तो विंध्याचल पर्वत जाना। फिर विंध्याचल पर्वत के उत्तरी पार्श्व में जाना, वहाँ आपको एक जाना पाव पहाड़ी मिलेगी, उस तरफ आपको देखेगी कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है चंबल नदी, वो आपको वहाँ का उद्गम क्षेत्र यानी कि वहाँ से शुरू हो रही होगी नदी, चंबल नदी, जाना पाव पहाड़ी से। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं चंबल नदी। तो ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे चंबल रिवर। तो यहाँ से जा रही है ऐसे, ऐसे जा रही है, ये देख सकते हो आप इसके साथ साथ, और ऐसे जाके आगे जा रही है। तो ये चंबल रिवर है यहाँ से। ठीक है, ये मैप में हमने देख लिया। अब बात करते हैं चंबल नदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये देखिए सबसे लंबी नदी है ये, 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन देखिए राजस्थान में ये सारी नहीं बहती, राजस्थान में इसका 322 किलोमीटर भाग ही बहता है। ठीक है, बाकी दूसरे राज्य से संबंधित है। इसके अलावा यदि आपको पूछ ले कि बताइए सर्वाधिक सतह जल वाली नदी कौन सी है, तो वो भी चंबल नदी है, सर्वाधिक सतह जल वाली। सर्वाधिक बांध किस नदी पे बने हैं, तो वो भी चंबल नदी पे बने हैं राजस्थान में। ये नियत वाही यानी कि वर्ष भर बहने वाली नदी है चंबल नदी, ये ध्यान रखना है। इस पर एक जलप्रपात भी बनता है, उसका नाम है चूलिया जलप्रपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये चित्तौड़गढ़ में भैंसगौड़ गढ़ के निकट मिलेगा। और वहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि वहीं पे
इसमें बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी इस पे मिलती है। तो ये चंबल नदी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। एक तो ये है कि इसमें जो ये सर्वाधिक बांध इसी नदी पर है और ये वर्ष भर बहने वाली नदी है, हमेशा बहती रहती है ये, ठीक है, चंबल नदी। अब बात करते हैं बनास नदी के बारे में, और इसका देखिए दूसरा नाम वन की आशा भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसका उद्गम क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू होता है। तो इसके लिए आपको राजसमंद जाना होगा। राजसमंद जाके वहाँ पूछेगा कि कुंभलगढ़ कहाँ है, फिर कुंभलगढ़ के निकट आपको खमजोर की पहाड़ियाँ मिलेगी। खमजोर की पहाड़ियाँ से आपको बनास की नदी का उद्गम क्षेत्र मिलेगा। अब मैप में देख लेते हैं बनास की नदी कहाँ है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है बनास नदी, तो ये इस तरफ से जा रही है, यहाँ से ऐसे जा रही और आगे जाके यहाँ देखिए चंबल नदी में ही मिल जाती है। तो ये बनास नदी को मैंने मैप में देख लिया। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बनास नदी के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। हमने मैप में देख लिया बनास नदी को, अब इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु भी देख लेते हैं। तो देखिए यदि आपको ऐसा पूछ ले कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। अभी मैंने आपको चंबल नदी में बताया था कि राज्य की सबसे लंबी नदी है, लेकिन वो ओवरऑल लेंथ में है। यदि हम राजस्थान में ही बहने के हिसाब से बोले तो वो मैंने बताया था आपको 322 किलोमीटर ही बहती है, लेकिन ये बहती है 512 किलोमीटर। इसीलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने के हिसाब से बनास नदी जो है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा लंबी है। इसके अलावा देखिए ये पूर्णतः बरसाती नदी भी है, तो इसलिए आपको पूछ ले कि पूर्णतः बरसाती यानी कि सिर्फ बरसात ऋतु में ही ये जो है प्रवाह करेगी। इसके अलावा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी है, बनास नदी है। यदि पूछ ले कि बताइए सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र कौन सी नदी करती है, तो वह बनास नदी। इसके अलावा ये चंबल में मिल जाती है, मैंने आपको मैप में बता दिया था। अब देखिए टोंक जिले का जो बिसलपुर बांध है वो भी इसी नदी पर ही बना है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए बनास नदी के। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम अरब सागर में जाने वाली नदियों की बात करेंगे जो अरब सागर की तरफ जाती है। तो उसमें से देखिए पहली नदी है माही नदी, इंपॉर्टेंट नदी है माही नदी। इसका उद्गम देखिए आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी काट छाट भी हो गई है क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है। तो देखिए इसका उद्गम क्षेत्र देखने के लिए आपको जाना होगा एमपी यानी मध्य प्रदेश, वहाँ है धार जिला। फिर धार जिले में एक जगह है सरदारपुरा, और सरदारपुरा में मिंडा गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में जो मेहंद झील है वहाँ से जो है माही नदी का उद्गम है, वहाँ से माही नदी शुरू होती है। मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे माही नदी इस तरफ, और माही नदी यहाँ ऐसे ऐसे जाके ऐसे अरब सागर में जो है वो मिल जाती है। अब बात करते हैं माही नदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए इसको वागड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए जब हम बात करते हैं कि अरब सागर में जा रही है तो आपको 2 बार ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है 2 तरह से। क्या है? ये तो खंबात की खाड़ी वो भी उसी साइड पड़ती है, उसी दिशा में है। और दूसरा है गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ के रण में जो है वो कौन सी नदी गिरती है। ये 2 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो उसमें से खंबात की खाड़ी में जो है वो माही नदी जो है गिरती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको पूछ ले कि अरब सागर में जो नदियाँ जा रही है यानी अरब सागर की तरफ जो नदियाँ जा रही है उसमें से कौन सी नदी जो है वो 12मासी नदी है, तो एकमात्र है ये माही नदी राजस्थान में। मैंने आपको चंबल नदी बताया था वो 12मासी है, तो बंगाल की खाड़ी जाती है। उसमें से जितने भी नदियाँ हैं उसमें से चंबल नदी जो है वो 12मासी है। लेकिन यदि पूछ ले कि अरब सागर वाली नदियों में कौन सी है, तो 12मासी नदी कौन सी है? माही नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लूनी नदी की, इंपॉर्टेंट नदी जो है जो अरब सागर में गिरती है। तो देखिए इसके दूसरे नाम देखिए लवणाद्री और लवणावरी, ये आपको पता होना चाहिए। इसका उद्गम कहाँ है? तो देखिए अजमेर में जाइए, अजमेर में नाग पहाड़ियाँ हैं जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, नाग पहाड़ियाँ। तो वहाँ से आपको इसका लूनी नदी का जो उद्गम मिलेगा। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। तो मैंने अभी एक माही नदी बताई थी, वो अब मैंने आपको बताया कि जो माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण में। इसके अलावा पश्चिमी बनास भी, पश्चिमी बनास, ठीक है, खाली बनास नहीं, पश्चिमी बनास भी जो है वो कच्छ के रण में गिरती है। इसके अलावा ये भी देखिए पूर्णतया बरसाती नदी है। तो ये मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बता दिए। अब बात करते हैं आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदियों की। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट नदी है गग्गड़ नदी। तो गग्गड़ नदी का देखिए उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के काल का जो कि शिमला में पड़ता है, वहाँ की शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा मैप, और इसमें देखिए यहाँ से जा रही है गग्गड़ नदी ऊपर से।
तो इस तरह से आपको मैंने मैप में भी घग्गर नदी बता दी। सिर्फ इंपॉर्टेंट नदियों की बात कर रहा हूँ। घग्गर नदी के महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, तो इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसको मृत नदी यानी डेड रिवर के नाम से भी ये जानी जाती है। तो अगर आपको पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन सी नदी डेड रिवर के नाम से जानी जाती है, तो घग्गर नदी इसका आंसर है। अब देखिए नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल की बात कर लेते हैं। मतलब जो भी नदियां थी मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट नदियां, तो उसमें से जो कुछ ऐसी नदियां हैं, तीन तीन नदियां मिलकर त्रिवेणी बनाती है। तो चार ऐसे त्रिवेणी पॉइंट बनते हैं जो आपको याद रखने हैं त्रिवेणी संगम स्थल। पहला है बनास, मेनाल और बेडच। बनास, मेनाल और बेडच नदियां जो मिलकर बनाती है त्रिवेणी पॉइंट, वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ है ये? भीलवाड़ा के बिगोद के पास। और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मांडलगढ़ के निकट कौन सी जो त्रिवेणी संगम बनती है, कौन सी तीन नदियां बनाती है? तो बनास, मेनाल और बेडच, ये सवाल आ चुका है। इसके अलावा देखिए माही, जाखम और सोम, ये तीन नदियां भी जो है बनाती है त्रिवेणी संगम स्थल। कहाँ बनाती है? डूंगरपुर के बेणेश्वर, इस जगह पे बनाती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए बनास, चंबल व सीप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामेश्वर घाट पे बनाती है, सवाई माधोपुर के वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है तीनों नदियाँ। और इसके अलावा जो लास्ट है फोर्थ संगम त्रिवेणी संगम स्थल, वो है बनास, डाई और खारी, ये तीनों नदियां बनाती है। टोंक में है राजमहल जगह पर, वहाँ ये त्रिवेणी संगम जो है बनता है। तो एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए बनास, मेनाल, बेडच, माही, जाखम, सोम, बनास, चंबल, सीप और बनास, डाई, खारी, ये आपको याद रखना है। तो आपने देखा होगा कि बनास यहाँ पे बहुत बार रिपीट हो रहा है। बनास जो नदी है वो बहुत बार, 3 बार रिपीट हो गई है। तो बनास नदी का जो है त्रिवेणी संगम बनाने में योगदान है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है कि बीकानेर व चूरू जिले में जो है वो कोई भी नदी नहीं बहती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से 2 जिले हैं जिसमें से कोई नदी नहीं बहती? तो बीकानेर व चूरू ऐसे 2 जिले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती। आप मैप में भी देख सकते हो, ये देखिए, ये रहा बीकानेर, ये रहा चूरू, यहाँ कोई भी नदी नहीं बह रही, देख लीजिए आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये नदियों के बारे में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो मैंने आपको करा दिया है। अब बात करते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको 2 भागों में बांट दिया है, खारे पानी की और मीठे पानी की। तो अब इसमें देखिए खारे पानी की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट झीलें हैं वो बता देता हूँ राजस्थान की। सबसे पहली है सांबर झील जो कि जयपुर में है। ये देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली चिल्का है और भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो सांबर है जो कि राजस्थान में है और जयपुर में है। अब देखिए आंतरिक जल क्षेत्र की यदि बात कर ले तो भारत की ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, यदि आंतरिक जल क्षेत्र आपको ये वर्ड क्वेश्चन में दिख जाए। अब नेक्स्ट झील की बात करते हैं, वो है पचपदरा झील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खारे पानी की झील में, ये बालोतरा बाड़मेर में ये है। और यहाँ के पानी में देखिए 98% तक जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन सी झील में जो है वो 98% तक सोडियम क्लोराइड है? तो पचपदरा झील है बालोतरा के बाड़मेर के बालोतरा में, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने 2 इंपॉर्टेंट झीलें बता दी खारे पानी की। तो अब बात करते हैं मीठे पानी की जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके बारे में बात करते हैं। उसमें से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली वाली झील है वो है जैसमंद झील। बहुत क्वेश्चन बने हैं इससे। उदयपुर में स्थित है। 1687 से 1691 की अवधि के बीच में महाराणा जय सिंह ने ये झील बनवाई थी। गोमती नदी पर बांध है, ये ती है, ये दी नहीं है। इसके अलावा देखिए ताज़ा मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है एशिया की, जो कि गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बाद जो है वो यही है जैसमंद झील। सबसे बड़ी झील है एशिया की, वो तो ये है गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा बांध। उसके बाद जो है वो है जैसमंद झील, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट झील इंपॉर्टेंट, वो है राजसमंद झील। ये कांकरोली के निकट स्थित है। 1662 यानी उससे भी पहले, राजसमंद झील से भी पहले ये महाराणा राज सिंह ने बनवा दी थी। इस झील में देखिए गोमती नदी जो है वो गिरती है। अब देखिए इसमें देखिए कन्फ्यूजन भी हो सकता है, गोमती नदी किस में गिरती है? तो राजसमंद झील है। लेकिन गोमती नदी पर बांध की बात हो तो वो जो है वो है अपने जैसमंद झील में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं पिछोला झील के बारे में। तो ये उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव है, वहाँ से ये रिलेटेड है। ये 14वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में इसको बनाया राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रख सकता है, आपको डायरेक्ट पूछ ले कि कौन सी झील एक बंजारे द्वारा बनाई गई थी, तो पिछोला झील है, वो बंजारे द्वारा बनाई गई। 2 टापू है इसमें, उस पर जग मंदिर और जग निवास महल जो है वो स्थित है। ये मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पॉइंट एज इट इज रिवाइज करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील, वो है फतेह सागर झील। ये देखिए उदयपुर में पुनः निर्मित है, पुनः निर्मित यानी दोबारा बनवाई गई। तो ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब इसके अलावा देखिए इसके बांध की जो नींव का पत्थर है वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखा था, तो इसलिए इसका नाम कनॉट बांध भी है, तो इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसके टापू पर एक शौर वेधशाला स्थित है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट झील, वो है नक्की झील। ये सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ये नक्की झील, ठीक है, रघुनाथ जी के मंदिर के पास है ये। तो ये इसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो राजस्थान की नक्की झील है। अब बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट झील, वो है आना सागर झील। ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण देखिए पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज, जिसको अन्ना जी भी कहते थे, उन्होंने सन 1137 में करवाया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद सम्राट जहांगीर ने इसके किनारे दौलत बाग, जिसको सुभाष उद्यान का जो निर्माण भी है करवाया था, किसने, जहांगीर ने। उसके बाद शाहजहां ने भी जो है संगमरमर की बारहदरी का निर्माण भी इसके किनारे करवाया था। तो आना सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि 3 राजाओं का इसमें नाम आ गया, पृथ्वीराज चौहान जी के दादा का, जहांगीर का और शाहजहां का, इन तीनों का नाम इसमें आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब मैंने आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नदियाँ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो झीलें थी, वो मैंने आपको इसमें करवा दी है एक ही लेक्चर में, ताकि फटाफट आपका रिवाइज हो जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत सारा है, एक बार जब आप इनको याद कर लो, फिर जब टाइम बच जाए तो आप बाकी जो नदियाँ बची हुई है, बाकी जो झीलें बची हुई हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो, नो डाउट। लेकिन पहले हमेशा देखिए ध्यान रखिएगा, कोर्स बहुत बड़ा है और हमको जो एग्ज़ाम कुछ ही महीनों में पहले प्रिपेयर करना होता है, तो पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ना होता है। इसीलिए मैंने उन चीज़ों को ही इस लेक्चर में शामिल कर लिया है, एक ही लेक्चर में नदियाँ और झीलों का पोर्शन करवा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिएगा यदि वीडियो काम का लगा हो। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।